नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लू पेंसिल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कंप्लीट करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स का एक पार्ट है और स्पेशली अगर देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो लेक्चर है। इसमें जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक का कंप्लीट जो डेटा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, अगर हम इसे समझ के करेंगे तो ये 5 मिनट का काम है रिवाइज करने के लिए भी। तो इसमें हम दो प्रकार के चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो अंतरिक्ष कार्यक्रम पढ़ेंगे कि भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए यान और उनके साथ में उपग्रह और कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या क्या हुए हैं। और दूसरे हम पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान का जो एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या पहले की है, जिसमें है कि कुछ संस्थान इस्टेब्लिश किए गए हैं नए और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कार्यक्रमों में हम देखेंगे कि PSLV C-52 के द्वारा EOS-04 सैटेलाइट भेजा गया था 14 फरवरी को। इसके बाद में 30 जून को भेजा गया था C-53C DSEO। उसके बाद में GSAT-24 उपग्रह भेजा गया था 23 जून को। शकुंतला उपग्रह भेजा गया था 1 अप्रैल को। और शुक्रयान की घोषणा की गई थी 4 मई को कि हम 2024 में भेजेंगे। और ASLV D1 EOS-02 मिशन भेजा गया था 7 अगस्त को। अब देखते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या किया है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया था 3 जनवरी को। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र 12 मार्च को। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, जिसका 10 जून को उद्घाटन किया गया था। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना 13 जुलाई को उसका उद्घाटन किया गया था। और वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क। तो शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से। तो आपको ये बार बार याद ना रखना पड़े PSLV द्वारा कौन सा उपग्रह भेजा गया, तो आपको बस इतना याद रखना है कि PSLV का कौन सा C-52 और कौन सा उपग्रह भेजा गया है EOS-04। और ज़्यादा याद रख सको तो डेट याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए PSLV क्या होता है और आपने एक सुना होगा GSLV क्या होता है। तो आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट के लिए 3 तरह की कक्षाएं बनी हुई है। एक तो अर्थ के 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही, और एक होती है अर्थ से 35,000 किलोमीटर दूर के बाद में, और इसके बीच में जो होती है वो होती है मध्यम कक्षा। तो इनको इंग्लिश में नाम दे रखा है लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो अर्थ ऑर्बिट। और एक होती है बहुत दूर, उसे कहते हैं जो लाखों किलोमीटर दूर होती है, वो होती है लूनार कक्षा। तो ज़्यादा याद रखना है इन दो कक्षाओं के बारे में, लोअर और जो बाहर की है हायर अर्थ ऑर्बिट। तो जो PSLV है इसका संबंध है इससे लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसमें दो तरह की कक्षाएं हैं। एक तो सीधी, ये जो ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाती है यूं, उसे कहते हैं पोलर या ध्रुवीय कक्षा। एक होती है जो इसे थोड़ा सा कोण बनाती है और इस कारण सूर्य की जहां जहां किरणें ज्यादा पड़ती है वो 24 घंटे उसी के अकॉर्डिंग चले। जैसे कि सूरज इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, और ये चलता चलता सूरज वापस इस तरफ आएगा तो ये आगे बढ़ता रहेगा। मतलब पोलर कक्षा से थोड़ा सा कोण बनाता है ताकि जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़े वहां की इमेजेस अच्छी तरह से ले सके। तो इसे कहते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। और जो ये 35,000 किलोमीटर दूर होती है, इसे में भी दो तरह की कक्षाएं होती है। जो भूमध्य रेखा की सीध में होती है उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जो थोड़ा सा कोण बनाती है भूमध्य रेखा से उसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। तो जो GSLV से भेजे जाते हैं, GSLV यान से, वो इतने दूर भेजे जाते हैं। और जो PSLV से भेजे जाते हैं वो इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। तो इन दोनों का काम बहुत यूनिक है। तो आपको हर बार PSLV से ये भेजा गया और उसका कार्य क्या है या किस लिए भेजा गया है, उसका उपयोग क्या है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसे पढ़ते हैं। 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा इसे भेजा गया। कहाँ से? श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, लॉन्च पैड से भेजा गया। तो इसरो की एक ही जगह है भेजने की। ये 1170 किलो का है। कौन? EOS-04। ये उपग्रह सूर्य के तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में, तुल्यकालिक कौन सी? ध्रुवीय कक्षा में, मतलब ये था ध्रुवीय कक्षा, और तुल्यकालिक थोड़ा सा कोण बना के।
अब देखिए इसका काम क्या है, इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है। तो जितने भी पीएसएलवी से भेजे जाते हैं उनका एक ही काम होता है कि वो पृथ्वी का अवलोकन करते हैं और रेडार इमेजिंग या रेडार सेंसिंग का काम करते हैं। वो मौसम की गुणवत्ता की उच्च तस्वीरें लेते हैं। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मृदा नमी, बाढ़ या आपदा से निपटने के लिए हम कैसे भी यूज कर सकते हैं इस डाटा का, और इससे मानचित्रण लिए जाते हैं। तो इसके खूब सारे काम हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो जीएसएलवी से भेजे जाते हैं, इसके दो मुख्य काम हैं। पहला काम है, क्योंकि ये पृथ्वी से दूर होते हैं और एक ही जगह के सामने रहते हैं हमेशा, ये तो पृथ्वी घूमती है उससे भी फास्ट घूमते हैं उसके चारों तरफ, लेकिन ये लगभग पृथ्वी की घूमने की स्पीड से ही चारों तरफ घूमते हैं। तो एक तो काम होता है दूर संचार, जो दूर संचार के लिए कोई उपग्रह भेजा जाएगा तो वो यहाँ पर भेजा जाएगा जीएसएलवी द्वारा। और दूसरा इसका काम होता है कि किसी स्पेशल क्षेत्र, देश या महाद्वीप पर ये लंबे समय तक एक ही जगह पर निगरानी रख सकता है। तो यहाँ पर तो मौसम की बात करते हैं, तो लंबे समय तक मौसमों का अगर हम चेंजेस मापें और उसका अवलोकन करें, उसे क्या कहेंगे, जलवायु। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु पता करने के लिए जीएसएलवी, तो जीएसएलवी की बहुत यूनिक काम है, दो ये काम है। तो जीएसएलवी से कोई भी अगर भेजा जाएगा तो किसके लिए भेजा जाएगा, ज़्यादातर दूर संचार। और ये जितनी भी चीज़ें हैं कि किसके लिए भेजा गया, तो पीएसएलवी के लिए कोई भी भेजा जाए, ये फिक्स चीज़ें होती है उसकी, उस डाटा को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। एक तो आप याद रखिए रेडार इमेजिंग और मानचित्रण और मौसम। तो इसमें हमें याद क्या रखना है, C-52 पहले भेजा गया 14 फरवरी EOS-04, और इसके साथ में दो छोटे उपग्रह भेजे गए थे, InspireSat-1 और INS-2D। थोड़े दिनों बाद में C-53 यान से DSEO उपग्रह भेजा गया, मतलब 30 जून 2022। ये बनाया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसका दूसरा कमर्शियल लॉन्च है ये। और PSLV कमर्शियल लॉन्च मतलब वाणिज्यिक, भारत में अभी स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राइवेटाइजेशन कर रखा है काफ़ी हद तक, तो इसलिए काफ़ी कंपनियां बना रही है, तो इस कंपनी द्वारा ये बनाया गया है। और PSLV का ये 55वां मिशन है। ये धरती की भूमध्य रेखा से 570 किलोमीटर के ऊपर की कक्षा में होता है। तो PSLV जितने भी यान छोड़ेगा मैक्सिमम पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहेगा। और इसके साथ में दो और हैं, DSEO, न्यू SAR और स्कूप 1, ये तीनों ही सिंगापुर की कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो मेन इसमें कौन सा है, DSEO। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो NEUSAR है, यह सार्वनेट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। इसमें दिन और रात में किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में ये सक्षम है। ये मौसम की तस्वीरें लेगा, ये आपदा राहत के लिए। और स्कूप 1 छात्रों द्वारा बनाया गया है, ये पहला स्टूडेंट सैटेलाइट है। तो एज ए एक्सपेरिमेंट छात्रों द्वारा बनाया गया जो स्पेस में भेजा गया पहला सैटेलाइट है। पहला सिंगापुर का सैटेलाइट है, यह नहीं कि पूरी दुनिया का पहला सैटेलाइट है। तो इनका काम क्या रहा, वही मौसम की तस्वीरें लेना, आपदा राहत। अब बात करते हैं GSAT-24, जिसे 23 जून 2022 को भेजा गया। तो GSAT-24 नाम से ही पता चलता है कि ये GSLV द्वारा भेजा गया है, लेकिन ये भारत से नहीं भेजा गया है, इसलिए हमें इसका किस विमान से भेजा गया है ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाया गया है इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। ये एक संचार उपग्रह है। फ्रांसीसी कंपनी का जो यान है एरियन स्पेस, ये फ्रांसीसी कंपनी है एरियन स्पेस, इसका यान है एरियन 5। इस रॉकेट से भेजा गया है, और कहाँ से भेजा गया है, फ्रेंच गुयाना मतलब दक्षिण अमेरिका की एक जगह है, वहाँ से ये भेजा गया है। और कहाँ पर, भूस्थितिक कक्षा में, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कि जो 35,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से, वहाँ पर, जो कि भूमध्य रेखा के साथ साथ गोल परिक्रमा करेगा। डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता उपयोग करने की इजाज़त दी है, कि टाटा इसकी सुविधा का पूरा यूज़ करेगा और कमर्शियल यूज़ कर पाएगा। डायरेक्ट टू होम, ये 24 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है, वजन 41-80 किलोग्राम। तो इस पूरे में आपको बस इतना याद रखना है, इसकी एक डेट याद रख लीजिए। किसके द्वारा भेजा गया है, एरियन स्पेस कंपनी के एरियन 5 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। और किसके लिए भेजा गया है, टाटा के लिए भेजा गया। अब बात करते हैं शकुंतला उपग्रह की। ये 1 अप्रैल 2022 को
छोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल ने इसे बनाया है और ये पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह है भारत का। पिक्सेल TD2 भी इसका नाम है और इसे सामान्यतः शकुंतला नाम दिया गया है और इसका दूसरा नाम है पिक्सेल TD2। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ट्रांसपोर्टर 4 मिशन पर केप कानवेरल अमेरिका से ये लॉन्च किया गया है। तो इतनी बड़ी बात में आपको इतना ही याद रखना है, शकुंतला जो उपग्रह है वो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से भेजा गया है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर मिशन भी पूछ लिया जाए तो ट्रांसपोर्टर 4 बस। और इसमें पिक्सेल के 36 सैटेलाइट वाले कॉन्सल्टेशन का ये पहला उपग्रह है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप तो इसकी डेट और कहाँ से भेजा गया है उसका सेकंड नाम। अब बात करते हैं शुक्रयान की। इसकी घोषणा की गई थी 4 मई 2022 को, इसरो ने की है और दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु इसे भेजने की भी घोषणा की गई थी। दिसंबर 2024 में ये धरती के बेहद निकट होगा शुक्र ग्रह, तो उसी टाइम को देखते हुए इस अंतरिक्ष यान के द्वारा इसे भेजा जाएगा ताकि सबसे छोटी परिक्रमा पथ तय करना पड़े, ज़्यादा दूरी तय ना करनी पड़े और वो फिर उसकी कक्षा में चला जाएगा। अब बात करते हैं 7 अगस्त 2022 को ASSLV D1 या EOS-02 मिशन भेजा गया। ये इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये तो आप फिक्स याद रखिए इसरो कहाँ से भेजा जाता है, और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, ये भी क्या काम करता है, पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर के उपग्रहों की कक्षा को सीमित करता है कि वहां तक ये भेज सकता है, जिस प्रकार PSLV, तो ये PSLV से भी थोड़ा छोटा है। इसने 2 उपग्रहों को भेजा है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और आजादी सेट 2, लेकिन ये विफल रहा पूर्ण रूप से किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण। ये लो अर्थ ऑर्बिट में, जैसा कि हमने बात की, 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर। और अब देखते हैं इनका काम क्या क्या था। ये इसरो द्वारा अभी कल्पित और विकसित एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, सेम काम होते हैं रिमोट सेंसिंग का काम। और आजादी सेट ये स्पेस किड्स इंडिया के छात्र दल द्वारा एक यानकारी विकिरण की माप के लिए तैयार किया गया था, जिसमें 75 लघु पेलोड शामिल थे। आजादी सेट क्या है, छात्रों द्वारा और छात्रों के लिए भेजा गया था। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंटल थे, कोई ज़्यादा इनका यूज़ नहीं था, तो ये एक विफल मिशन रहा, तो एग्जाम में पूछने की शायद ही कोई संभावना है। और इसका निर्माण NSIL, आजकल जितने भी इसरो के द्वारा जो उपग्रह बन रहे हैं वो इसी वाणिज्यिक शाखा द्वारा बन रहे हैं। अब बात करते हैं संस्थानों की। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRSST, इसका उद्घाटन किया गया था 3 जनवरी 2022 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। इसका काम है अंतरिक्ष विज्ञान कृत्रिम उपग्रह के विकास में छात्रों को प्रशिक्षण देना और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। इसमें आपको एक चाहो तो डेट याद रख सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है और किस लिए, तो ये कॉमन सेंस आप आंसर भी दे सकते हैं। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र, जो कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। अब आप एक चीज याद रखिए, जो पिछला कल्पना चावला वाला था वो था राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया था, लेकिन यह है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। यह उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र उत्तर भारत का। और अक्टूबर 2018 में MOU हुआ था किसके बीच में, इस यूनिवर्सिटी और इसरो के बीच में, कि वहां पर हम केंद्र स्थापित करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसे स्थापित किया गया। तो इसका काम है भूस्थानिक डाटा विश्लेषण की सुविधाओं के साथ केंद्र स्थापित किया। तो भूस्थानिक डाटा मतलब कि जो GSLV द्वारा भेजे गए GSAT हैं उनसे जो डाटा आएगा उसको एनालिसिस करने की सुविधा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इसका उद्घाटन किया गया था 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात के बोपल में। यह एक नोडल एजेंसी है जो कि खगोलीय गतिविधियों गैर सरकारी निजी संस्थानों को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं का उपयोग करने में अनुमति देगी। तो ये एक प्राइवेटाइजेशन की ओर एक कदम है ताकि जो नई कंपनीज हैं, नई निजी संस्थान हैं, उनको भी अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं को उपयोग में करने की सुविधा दी जाएगी और उनको समझने में। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना 13 जुलाई 2022 को चेन्नई में
शुरू किया गया। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री लगाई जाएगी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये 3D प्रिंटेड रॉकेट से जो बनाई जाती है उसी का एक नाम है। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, जिसे हम स्पार्क कहते हैं, इसरो ने शुरू किया था आज़ादी की अमृत महोत्सव की उपलक्ष्य में। यह एक डिजिटल कंटेंट है, यह कोई संस्थान नहीं है, कुछ भी नहीं, यह केवल डिजिटल कंटेंट। आप ये मान लीजिए एक मूवी है जो इसरो के इतिहास और सफलताओं के बारे में बताता है। ये पहला 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है। इस पार्क में म्यूजियम है, थिएटर है, ऑब्जर्वेटरी है और बगीचे हैं। डिजिटल कंटेंट ये है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको 3D में इसरो का जो कंप्लीट इतिहास है और उसने क्या क्या सफलताएं हासिल की है उससे अवगत कराने के लिए ये 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है। तो इसी के साथ में हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो आपको एक पेज उठाना और उस पर ये सारा डाटा लिखना है। क्या डाटा लिखना है? कौन सा यान है, इसके द्वारा कौन सा उपग्रह छोड़ा गया और कब छोड़ा गया, और स्पेसिफिक अगर कोई चीज़ आपको याद रखनी है तो उसमें आप उसे एड ऑन कर दीजिए। लेकिन आप इसे एक पेज में ही करेंगे तो ही आप 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं और अपने पेज पर लिख कर भी। तो शायद ही अगर करंट से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो यह है कि आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे कि पहला उपग्रह कौन सा था, पहला यान कौन सा था। और करंट से पूछेंगे तो 100% श्योर रहिए इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में भी जुड़े रहें।